नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो एनटीए नेट पेपर 1 का ये प्रैक्टिस सेट 255 है। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जेआरएफ पार। दोस्तों, अभी तक हमारा 254 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। ठीक है, आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, सबका स्वागत है। ठीक है, मेरा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआरएफ 4 बार नेट पास। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को हमारा नेट हिस्ट्री ऑल स्टेट स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर का कोर्स ज्वाइन करना है या हमारे पेपर 1 की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो जेबी स्टडी पॉइंट की ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को हमारी प्रैक्टिस सेट, ये भारत इतिहास की प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, शायद ढंग से शो नहीं हो रही है। ठीक है, ये प्राचीन भारत के इतिहास की है और ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की आपके सामने तीनों बुक हैं जो आप खरीद सकते हैं। हमारा नंबर है 8218345167, संपर्क कर सकते हो। पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, आज के सवाल में कुछ रीजनिंग के सवाल हैं, कुछ मैथ के सवाल हैं और ठीक है, कुछ रिसर्च के सवाल हैं, कुछ आईसीटी के सवाल हैं। सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार हैं। तो आपको हर एक सवाल में 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, 30 सेकंड का। ठीक है, 30 सेकंड का समय कमेंट करने के लिए। सवाल है, उच्च शिक्षा संस्थानों की समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है कि शोध जो पद्धति है, मेथड है या विधि है, वो कितने प्रकार की होती हैं। देखो, दार्शनिक विधि, ठीक है, सर्वेक्षण विधि, तीसरा है प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, प्रयोगात्मक। चौथा है आपका ऐतिहासिक विधि। पांचवा क्रियात्मक। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण विधि हैं। तो आपको बताना है उच्च शिक्षा संस्थानों की समस्या के समाधान के लिए कौन सी अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है क्रियात्मक, यानी कि एक्शन, शोध, एक्शन रिसर्च मेथड। तुरंत एक्शन लिया जाता है, किसी भी कोई समस्या है उस पर एक्शन लिया जाता है, ना कि रिसर्च की जाती है उस पर। ठीक है, एक्शन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखो, कुछ जो अनुसंधान होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, विवरणात्मक अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, ठीक है, अनुप्रयुक्त, आधारभूत, अवधारणात्मक, नैदानिक और ऐतिहासिक। ठीक है, याद रखिएगा, इतने रिसर्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुसंधान समस्या की उपयुक्तता। उपयुक्तता मतलब कि भाई कोई भी समस्या कितनी उपयुक्त है, ठीक है, के मानदंडों में शामिल है। ठीक है, अनुसंधान समस्या की उपयुक्तता
के मानदंडों में शामिल है, यानी कि कोई भी समस्या है वो किस चीज पर आधारित होती है। पहला, शोधकर्ता की योग्यता पर, रुचि पर। दूसरा, नवीनता पर, टॉपिक नया है या पुराना है, ठीक है। तीसरा, समय व धन मानव संसाधन की उपलब्धता पर। चौथा, आवश्यक साधनों की उपलब्धता पर या सैद्धांतिक आधार पर। बढ़िया सवाल है। देखो ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, पूछेंगे भाई कि कोई समस्या है, ठीक है। बट रिसर्च में क्या होता है, समस्या ही तो होती है, मेन जो होती है समस्या होती है, समस्या का समाधान किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, ठीक है। तो उस समस्या उपयुक्त है या नहीं है, अगर है तो उसके मानदंड क्या हैं, ठीक है। मानदंड, आपसे मानदंड पूछ रहा है और 30 सेकंड का समय है आपको कमेंट करने के लिए, 30 सेकंड का। दोस्तों देखो, कोई भी टॉपिक जिसका जो वैलिड होगा, ठीक है, उसके कुछ मानदंड होते हैं, जैसे कि शोधकर्ता में उस टॉपिक को करने की योग्यता है, रुचि है या नहीं है, पहला, ठीक है। दूसरा, भाई नया होना चाहिए, ऐसा नहीं भाई कौन से जमाने का हो, ठीक है, जो आउट ऑफ सिलेबस हो, ठीक है। दूसरा भी ठीक है, नवीन भी होना चाहिए। देखो नवीन का मतलब ये है कि देखो चाहे समय पुराना हो, समय टॉपिक का पुराना हो, परंतु कुछ उसमें नया हो, ठीक है। ऐसा ना हो भाई किसी टॉपिक पर बहुत बार जो है रिसर्च कर चुके हो पब्लिक, कोई भी अनुसंधान ठीक है, उस पर ही किया जाए तो पुराना होता है वो, ठीक है, यानी कि नया टॉपिक होना चाहिए। तीसरा, समय व धन मानव संसाधन की उपलब्धता, बिल्कुल ठीक है भाई, समय और धन कितना लगता है उसमें, टॉपिक में कितना लगेगा, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। चौथा, आवश्यक साधनों की उपलब्धता, ऐसा ना हो भाई हमने टॉपिक ले लिया उसके लिए संसाधन उपलब्ध ना हो, ठीक है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा टॉपिक लेते समय पीएचडी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। सैद्धांतिक आधार, देखो सैद्धांतिक आधार उसका हमें बनाना पड़ता है, ना कि समस्या को, टॉपिक को लेकर, हमने टॉपिक ले लिया उसको पहले हम डिफाइन नहीं कर सकते कि सैद्धांतिक आधार क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3, 4, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें कि भाई समस्या, माना आप पीएचडी कर रहे हैं और आपको टॉपिक मिलता है उसमें, ठीक है, तो रिसर्च करने के जो स्टेप होते हैं, सोपान होते हैं, पद होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अनुसंधान समस्या का निर्माण करना, यानी कि आप पीएचडी में सबसे पहले क्या लोगे, एक टॉपिक लोगे, उसी पर ही आप पीएचडी करोगे या कोई शोध करोगे तो कोई टॉपिक पर करोगे, ठीक है, पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, समस्या से संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण होता है। भाई ऐसा ना हो कि हमने टॉपिक ले लिया, उसका जो है कंटेंट नहीं मिले, डाटा नहीं मिले, ठीक है। तीसरा, परिकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण, अगर हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, किस तरीके से दोस्तों मैं शोध करूँगा, ठीक है। ये होता है कल्पना, आदमी की कल्पना, मन में एक ड्राफ्ट बनाता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, उसकी बनती है रूपरेखा, शोध डिजाइन बनता है। जैसे आप घर बनाते हो तो उसका पहले नक्शा बनता है, इसी प्रकार दोस्तों क्या होता है, शोध की रूपरेखा बनती है, शोध प्रारूप, जिसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। क्या बोलते हैं दोस्तों उसे, सिनॉप्सिस, ठीक है। जो भी पीएचडी कर रहे हैं सबको पता होगा सिनॉप्सिस क्या होती है। जब पीएचडी करते हैं तो एक आरडीसी होती है, ठीक है,
आरडीसी एक इंटरव्यू टाइप होता है, उसमें आपका टॉपिक जो शोध रूपरेखा है वो प्रेजेंट करनी पड़ती है, ठीक है। 5वां आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन करना पड़ता है, यानी कि जब आपने टॉपिक चुन लिया, इंटरव्यू में पास हो गए, तो दोस्तों क्या करोगे, आप अपने टॉपिक से संबंधित डाटा को कलेक्ट करोगे। जहां आपने क्या किया था, हाइपोथेसिस की थी कि भाई मैं उस लाइब्रेरी में जाऊंगा, उस लाइब्रेरी में जाऊंगा, इन बुकों को इकट्ठा करूंगा। अब आपका समय आ चुका है क्या करने का, उन्हीं आंकड़ों को इकट्ठा करने का, ठीक है। उसके बाद क्या करता है रिसर्चर, आंकड़ों तथ्यों का विश्लेषण करता है दोस्तों, ठीक है, कि भाई कौन सा टॉपिक से संबंधित है या नहीं है। अगर भाई एक पेज आपने ले लिया, एक पेज में अगर 2 लाइन आपके लिए है, आपके टॉपिक से संबंधित है, तो आप उन 2 लाइन को ही लोगे, ठीक है, विश्लेषण करोगे, सभी को अलग कर दोगे, ठीक है। फिर प्राक्कलन की जांच करोगे कि भाई ये सही है या नहीं है, कहाँ से लिया गया है ये। उसके बाद में क्या करोगे, जर्नलाइजेशन एवं व्याख्या। देखो इसके बाद में आता है संश्लेषण, ठीक है। फिर आता दोस्तों शोध प्रतिवेदन, रिसर्च रिपोर्ट देनी पड़ती है, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, ये लास्ट टॉपिक है। फिर प्रेजेंटेशन होती है। और देखो जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये 100% आएगी, आपके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 100% आएगी यही। आपसे कहीं से पूछ सकता है कि स्टेप बताइए। अगला सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सम्मेलन प्रक्रिया चरणों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सम्मेलन बोले तो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन प्रक्रिया या कॉन्फ्रेंस के चरणों को, ठीक है, क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं, संगोष्ठी, ठीक है, या सेमिनार, ठीक है, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कार्यशाला। याद रखिए बहुत इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं, कार्यशाला मतलब वर्कशॉप। और एक होती है परिसंवाद, सिंपोजियम, सिंपोजियम, ठीक है, ये 4 होती हैं, याद रखिएगा, ये अलग अलग होती हैं। तो अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है इस टॉपिक से, सम्मेलन से पूछ रहा है, सम्मेलन प्रक्रिया चरणों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्रश्न उत्तर पूछकर परिचर्चा का आरंभ करना। पहले दोस्तों आप कीजिए, ठीक है, मैं अदरवाइज 2 बार हो जाएगा। आपको 30 सेकंड मिल रही कमेंट करने के लिए। देखो जब सम्मेलन की बारी आती है, जब स्टार्ट करते हैं उसको, तो सबसे पहला जो चरण होता है उसका वो होता है सभा के उद्देश्य विशेष से शोधकर्ताओं को अवगत कराना कि भाई हमारा जो कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है वो ये वाला है, हमारा कोविड का टॉपिक है, ठीक है। कोविड के बारे में क्या हुआ है, एक सभा बुलाई गई है, कॉन्फ्रेंस किया गया है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में फिर प्रश्न उत्तर पूछकर परिचर्चा का आरंभ कराया जाता है। दूसरा, ठीक है, फिर क्या होता है, निष्कर्ष सभी को प्रदान करना होता है, ठीक है, कि भाई हमारा निष्कर्ष ये है, हमारा निष्कर्ष ये है। फिर क्या होता है, सभी के निष्कर्ष को मिलाकर एक निष्कर्ष बनाया जाता है, ठीक है।
भाई माना कॉन्फ्रेंस में 50 लोग हैं, 50 ने सभी ने अपने अपने निष्कर्ष दिए, फिर क्या होता है 50 के निष्कर्ष का निचोड़ बनाया जाता है, फिर उस निष्कर्ष को बताया जाता है कि भाई आज के टॉपिक का जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है वो ये है। तो फिर क्या आएगा, सहमति द्वारा सभी बिंदुओं का निष्कर्ष निकालना। ठीक है दोस्तों, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3 हो जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात को, ये सवाल 100% आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संगोष्ठी से संबंधित तत्व नहीं है, यानी कि अगर कहीं सेमिनार हो रहा हो, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, व्यवस्थापक, अध्यक्ष, वक्ता, प्रतिभागी या दर्शक, क्या नहीं होता है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको देखो, आप भी जैसे एमए हो या एमए से ऊपर हो, प्री पीएचडी कोर्स कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, सभी को पता होगा सेमिनार क्या होता है। ठीक है, सेमिनार होता है कि भाई 200-300 लोग जो है इनवाइट किए जाते हैं उसमें, जिसमें कौन कौन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, प्रोफेसर होते हैं और स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, यानी कि पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये तो आ गए इसमें प्रतिभागी में, पार्टिसिपेंट। ठीक है, एक होता है उसको कन्वीनर, व्यवस्थापक होता है, ये भी ठीक है। एक उसका बनाया जाता है अध्यक्ष, के भाई आज का जो टॉपिक है, जो सेमिनार है, उसके अध्यक्ष ये है। ठीक है, अब क्या होता है, उस टॉपिक पर बोलने वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं वक्ता, और जो सुनने वाले होते हैं वो कहलाते हैं प्रतिभागी। दर्शक नहीं होते दोस्तों इसमें। दर्शक का मतलब होता है जैसे कि कहीं फिल्म चल रही है, दर्शक हुए। ठीक है दोस्तों, यह फिल्म नहीं है, यह संगोष्ठी हो रही है, और संगोष्ठी में सभी प्रतिभागी होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, ना कि दर्शक होते हैं। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अनुसंधान का तीसरा पद है। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरे में बताया था आपको कि भाई अनुसंधान का जो पद है या सोपान है या स्टेप है, कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है अनुसंधान डिजाइन, अनुसंधान परिकल्पना, तथ्यों का संकलन, या इनमें से कोई नहीं। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, और ऐसे ही सवाल आपको आते हैं कि भाई देखो बीच बीच में से पूछता है। देखो अगर पद की बात करें तो सबसे पहला जो पद होता है, याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूं मैं, टॉपिक का चयन करना। ठीक है, जब भी आप कोई रिसर्च करोगे या पीएचडी करोगे, सबसे पहले आपको टॉपिक का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना, भाई उस टॉपिक का मैं कैसे कैसे करूंगा, परिकल्पना, हाइपोथेसिस। उसके बाद क्या करोगे, फिर बनाओगे दोस्तों आप शोध डिजाइन, रिसर्च डिजाइन, शोध रूपरेखा या डिजाइन। ठीक है, चौथा डाटा का कलेक्शन। ठीक है, पांचवा विश्लेषण, डेटा का विश्लेषण। फिर क्या होगा, छठा संश्लेषण। फिर सामान्यीकरण, फिर रिपोर्ट, फिर दोस्तों प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब देखो तथ्यों का संकलन होता है, डाटा का कलेक्शन, यानी कि चौथा पद है। ये कौन सा पद है, चौथा पद है। अनुसंधान परिकल्पना, ये दूसरा पद है। ठीक है,
और अनुसंधान डिजाइन तैयार करना ये होता है तीसरा पद। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वी कॉमा डी कॉमा एच कॉमा पी। अब दोस्तों क्या होगा, इस स्थान में कौन सा टर्म आएगा, ए एफ डी या जी? बहुत जल्दी करिए, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बढ़िया सवाल है आपके सामने और सही 40 सेकंड मिलते हैं आपको कमेंट करने के लिए। 40 सेकंड, ठीक है दोस्तों, 40 सेकंड मिलते हैं कमेंट करने के लिए आपको। आपको इजोटी पता होना चाहिए, इजोटी यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अगर ये भी नहीं आए तो आप डायरेक्ट ही ABCD लिख लो, ठीक है, A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। M के बाद क्या करोगे आप, N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तुरंत लिख लो दोस्तों, 2 नंबर का सवाल है यार। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, तुरंत लिख लो दोस्तों। मैं तो तुरंत लिखता हूँ ऐसा सवाल आने पर। देखो चाहे 10 सेकंड 20 सेकंड फालतू लग जाए, मगर 2 नंबर मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिख लिए थे क्योंकि मुझे चाहिए था दोस्तों, मुझे नेट सर्फ करना था। तो देखो 2 कहाँ पर है, 2 है 2 पर, डी कहाँ पर है 4 पर है, एच कहाँ पर है 6 पर है, और पी कहाँ पर है, यह है 16 पर, ठीक है। अब क्या आना है, यानी कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 2 4 6 नहीं 2 4 8 8 और 16, यानी कि ऐसा लग रहा है कि 2 का अब क्या होगा, 2 4 8 16 और 32 नंबर पर कौन सा आएगा, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। देखो ये 2 हो गया, ये 4, फिर ये डबल, फिर इसका डबल और फिर इसका डबल, तो देखो 26 तो यहाँ तक हो गए। फिर यहाँ तक चलते हैं ऐसे 27 28 29 30 31 32, यानी कि एफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते दोस्तों तो बी बराबर, देखो बी बराबर 2, 2 गुणा 2 का 1 बराबर 2 गुणा 1 बराबर 2, फिर डी 2 का 2, 2 गुणा 2 बराबर 4 बराबर डी, फिर एच 2 का 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 बराबर एच, और उसके बाद में पी 2 का 4 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 बराबर पी। फिर उसके बाद में दोस्तों 2 का 5 आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 32 बराबर एफ, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 नंबर का सवाल है। 7वां सवाल, यदि निम्न सीरीज एक प्राकृतिक संख्या सीरीज हो तो निम्न में से किस पद की संख्या त्रुटिपूर्ण है या इस सीरीज में शामिल नहीं होगी। देखो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भाई प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है आपके सामने। ये रही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 संख्या है पूरी, और 10 संख्या में से आपको बतानी है भाई प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो 0 है वो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? भाई कोई गुड टीचर है, ये एक्सीलेंट टीचर है, तो उसको किसका ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अच्छा टीचर बन सके? पहला व्यवहारिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या सभी? एक अच्छे शिक्षक को विषय की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा वक्ता होना चाहिए, अच्छा बच्चों की सुनने वाला होना चाहिए, इसको बोलेंगे हम सहनशील होना चाहिए, सहनशील। याद रखिए दोस्तों, इससे अलग बता रहा हूं मैं, सहनशील होना चाहिए, ठीक है, दयावान होना चाहिए। ऐसा ना हो बच्चों को मारता रहे बच्चों की चटनी बना दे ठीक है। तो बच्चों को नियंत्रण करने वाला होना चाहिए, बच्चों की त्रुटि को शांत करने वाला होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में दोस्तों व्यवहारिक मनोविज्ञान का होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए उसको, शिक्षा की नॉलेज होनी चाहिए उसको, ठीक है, और बच्चों के मन को समझने वाला होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एनडीसी यानी कि इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो एनडीसी फुल फॉर्म आएगी एनडीसी और एमसी, ये आएगी फुल फॉर्म। यानी कि फुल फॉर्म होगी इसकी नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑन मास कम्युनिकेशन, यानी कि जनसंचार का राष्ट्रीय डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है। तो एनडीसी की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी दोस्तों? दिल्ली में की गई थी, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना है लाइब्रेरी के माध्यम से, ठीक है। तो कब स्थापित किया गया? 1976, 75, 85 या 90? बढ़िया सवाल है और ये सवाल आ सकता है, संभावना है इसकी। तो फ्रेंड्स 1975 में दिल्ली में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म आए तो क्या लिखोगे? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये हमारे देश में जो जितने भी प्रेस है, समाचार पत्र है, समाचार न्यूज एजेंसी है, सबका ये बोर्ड है, ठीक है। सब इससे परमिशन लेते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? देखो स्थापना की बात करें तो 1947 में इसको स्थापित किया गया था। जब हमारे देश से अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के बाद जो हमारे देश की समाचार एजेंसियां थी उन्होंने एक पीटीआई का निर्माण किया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर रखा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुआ। कार्य प्रारंभ कब किया इसने? 1 फरवरी 1949 में कार्य प्रारंभ कर दिया। ग्राहक कितने हैं इसके? 500 समाचार पत्र व 20 विदेश समाचार समिति अपनी स्वयं की उपग्रह डिलीवरी करती है। इनसैट उपग्रह पर एक ट्रांसपोंडर के जरिए समाचार सीधे ग्राहक तक इंटरनेट के जरिए भी समाचार भेजते हैं, ठीक है। इंटरनेट के जरिए भी समाचार, ठीक है। फोटो का अभिलेखागार है इसके पास में। करीब 1300 कर्मचारी हैं जिनमें 350 पत्रकार हैं। देश में 80 कार्यालय हैं तो विदेशों के प्रमुख शहरों में संवाददाता हैं, ठीक है। इसके बाद 350 स्ट्रिंगर हैं, 20 अंशकालिक संवाददाता हैं।
ठीक है। 200 फोटो स्ट्रिंगर हैं। अन्य सेवा क्या है इसकी, समाचार, फोटो, फीचर का मिलर पैकेज, विज्ञापन, आर्थिक, स्टॉक एक्सचेंज, पीटीआई टीवी, ठीक है, एपी एजेंसी, एशिया पल्स इंटरनेशनल, एशियामेट, गुट निरपेक्ष देशों का समाचार पत्र। ठीक है दोस्तों, इतना सब कुछ है इसके पास में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा शिक्षक कक्षा संचार का संचालन किस शिक्षण विधि का प्रयोग से करता है। यानी कि जब एक टीचर जो होता है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन में कौन सी विधि का प्रयोग करता है। देखो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 99% ये आने की संभावना है इसकी। क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो टीचर होता है वो कौन सी विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है और 20 सेकंड है कमेंट करने के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी कक्षा में टीचर पढ़ाता है तो वह एक विधि का प्रयोग करता है, वो है व्याख्यान विधि। जब व्याख्यान विधि से कार्य नहीं बनता है तो वो दूसरी विधि पर जाता है। ठीक है, देखो प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक विधि, ठीक है, अगर कोई परियोजना बनाई जा रही है तो परियोजना विधि, ठीक है, अगर कुछ दिखाया जा रहा है प्रोजेक्टर पर तो प्रदर्शन विधि, ठीक है, या प्रदर्शनी लगती है तो प्रदर्शनी विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक निजी जीवन संबंधित डायरी लिखना कौन सा संप्रेषण का प्रकार है। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रेपवाइन या एक्स्ट्रा पर्सनल। देखो हमारी कितनी क्लास हैं और कितनी क्लास में मैंने आपको बताया कि भाई इंट्रापर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल क्या होता है, ग्रेपवाइन क्या होता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा पर्सनल क्या होता है। देखो आज समझ लीजिएगा, अगर सवाल आए इंट्रापर्सनल, देखो INTRA, ठीक है, INTER, इतना अंतर है। ठीक है, इंट्रापर्सनल अंतर्व्यक्तिक, यानी कि इसमें एक आदमी होता है और वह स्वयं से बात करता है। ठीक है, स्वयं से बात करता है, एक ही आदमी होता है। अब कोई आदमी डायरी लिख रहा है तो दोस्तों वहां पर कोई दूसरा बंदा नहीं होगा, वो खुद की डायरी लिख रहा है, खुद अपने मन से बात करेगा वो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। अगर बात करें इंटरपर्सनल की तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक आदमी बात करेंगे। ठीक है, वहाँ होता है इंटरपर्सनल। ग्रेपवाइन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, समूह। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा पर्सनल की बात करें तो अपने से अधिक, एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 13, DTH सेवा प्रारंभ कब किया गया था। देखो ये आ सकता है एग्जाम में 2014, 7, 10 या 5 में। DTH सेवा कब प्रारंभ गई थी। DTH की फुल फॉर्म की बात करें, DTH तो डायरेक्ट टू होम, यानी कि सीधे आपके घर पर आएगी। क्या सुविधा, टेलीविज़न देखने की सुविधा। अगर बात करें हमारे देश में बेस्ट DTH सर्विस प्रदान कौन करता है, टाटा स्काई, डिश टीवी, DTH, डिश टीवी, एयरटेल। ठीक है, अब रिलायंस भी आ गई है। तो फ्रेंड्स आपने सभी ने इनके ऐड देखे होंगे। ये DTH सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि डायरेक्ट टू होम प्रसारण होता है इनका। तो देखो एक बात याद रखना दोस्तों, अगर बात करें DTH सेवा सबसे पहले किस कंपनी ने प्रोवाइड कराई थी, वो कराई थी डिश टीवी ने। ये 2003 में इसने शुरुआत कर दी थी।
अगर बात करें डीटीएच सेवा सबको फ्री कब दी गई, तो 2004 में प्रसार भारती के द्वारा, प्रसार भारती सरकारी एजेंसी है प्रसार भारती, उसके द्वारा फ्री में प्रोवाइड 2004 में कराई गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसार भारती की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, लोगों में शिक्षा का प्रसार करना। आप पढ़िए, ठीक है, और कमेंट कीजिए। बढ़िया सवाल एकदम। देखो मैं ऐसे ही सवाल लाता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकें, खाका टाइम खराब नहीं करता हूं मैं आपका। और जितने भी देख रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सभी दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बस देखो थोड़ा सा फर्ज आप भी निभाओ, और मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो देखो मेहनत तभी थोड़ी सी अच्छी सी लगती है करनी, जब थोड़ा आप लोगों का सहयोग मिलता है, ठीक है। तो प्रसार भारती की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था लोगों को शिक्षा, मनोरंजन व सूचना प्रदान करना। ठीक है, शिक्षा, मनोरंजन व सूचना प्रदान करना, यह प्रसार भारती का लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये आ सकता है, जन एवं पर्यावरण का टॉपिक है ये। पहला ऑप्शन है गुरुग्राम हरियाणा, जम्मू कश्मीर, भोपाल मध्य प्रदेश या खंडवा मध्य प्रदेश। हाइड्रोजन एक संयंत्र लगाया जा रहा है दोस्तों, जिससे क्या होगा, 0% कार्बन उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये लगाया जा रहा है खंडवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, खंडवा मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 36, फिर 40, फिर खाली स्थान, यानी कि इस स्थान में क्या आएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 40 सेकंड मिल रहे हैं आप कमेंट करने, 40 सेकंड। ठीक है, देखो मुझे तो समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको तुरंत आंसर देना है। तो दोस्तों देखो इसमें मुख्य बात देखिए, मुख्य बात क्या है? 16, 25, 36, यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? 7 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इन्हें देखें तो 20 + 10 30 + 10 40। ठीक है, फिर यहाँ अगर पूछेगा तो क्या आएगा? 50 + 10। तो फ्रेंड्स हमें बताना है यहाँ पर, तो 7 × 7 = 49। ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं। दशमलव यानी कि डेसिमल, तो दोस्तों आपको जाना है डेसिमल यानी कि दशमलव संख्या को किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। डेसिमल टू बाइनरी, ये बहुत बार आ चुका है सवाल। ठीक है, इस मेथड को समझ लीजिएगा और 2 नंबर पक्के कर लो यार। 2 नंबर से बहुत ऊपर नीचे फिर होता है बच्चों का। ठीक है, हजार बच्चे क्रॉस कर सकते हो आप 2 नंबर में ही। उत्तर आपके सामने है। देखो अगर आप डेसिमल से करवा रहा है
बाइनरी में है, ठीक है। तो कैसे करोगे, जैसे 9 है, ये 9 क्या है, डेसिमल है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्याएं हैं वो डेसिमल में, और बाइनरी आती है 0 और 1, केवल 0 और 1 आता है, ठीक है, 0 और 1। अगर 9 की बात करें, पूछ रहा है 9 को आप बाइनरी या द्विचर संख्या में बदलो, तो हम क्या करेंगे, 9 का 2 में भाग, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, क्या शेष बचा, 1 शेष बचा, ठीक है। अब 4 को भी हम 2 से काटेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, क्या शेष बचा, 0 शेष बचा। उसके बाद में 2 बचा, 2 को भी 2 से काटो, यानी कि 2 एकम 2, क्या शेष बचा, 0 बचा। तो देखो उत्तर क्या आएगा, आपको उत्तर कैसे लगाना है, नीचे से ऊपर तक जाओगे आप, यानी कि पहले लेना है इसको 1, फिर 0 को, फिर 0 को, फिर 1 को, 1001, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। देखो पूरा 1 मिनट है आपके लिए, पूरा 1 मिनट। ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ऊपर की तरफ क्या करोगे उत्तर, नीचे तरफ दक्षिण, ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर सवाल को करना, कोई भी आदमी या लेडीज चलेगी तो अपने इस बिंदु चलेगी, ये आपका बिंदु है जहां से चलना प्रारंभ करेगा कोई भी इंसान। तो श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर चलती है। पहले आप आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, ठीक है, आराम से करो, जल्दबाजी मत करो। बढ़िया सवाल एकदम, और ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम में, याद रखना, ऐसे ही सवाल मिलेंगे। देखो इसका बनेगा पहला स्ट्रक्चर, श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर मुड़ी, माना श्रीनिजा यहाँ से चलती है, यहाँ से ये बिंदु यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या चलती है, पश्चिम की ओर, यानी कि इधर चलती है, तो इधर चलेगी, कितना, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर यहाँ पहुँच गई, फिर दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब कि नीचे की ओर, यानी कि यहाँ से नीचे की ओर चली, यहाँ तक चली, कितना, दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, 11 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर वह पूरब की ओर मुड़ी, यानी कि पूरा मतलब इस तरफ मुड़ी, यहाँ से जैसे इस तरफ आ रही थी, फिर इस तरफ मुड़ी, ठीक है, इस तरफ मुड़ी, पूरब की ओर मुड़ी और 13 किलोमीटर चली, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, ठीक है। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ी, यानी कि पश्चिम मतलब दोस्तों बिल्कुल पूरब के जस्ट पीछे, यानी कि फिर वो दोस्तों इधर से ही इधर मुड़ गई, यहीं से ही पीछे की तरफ मुड़ गई, ठीक है। पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली, यानी कि यहाँ से वो चली 4 किलोमीटर, 4, ठीक है। तो श्रीनिजा अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूर है, यानी कि देखो यहाँ से वो चली और यहाँ तक आ गई, तो इस बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी। देखो दोस्तों यहाँ से यहाँ चली तो 9 किलोमीटर चली, यहाँ से यहाँ चली तो 11 चली,
ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ चली तो 13, फिर यहाँ 9, यानी कि बिल्कुल ये क्या बन गया दोस्तों, बिल्कुल स्क्वायर बन गए। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। यहाँ 9 तो यहाँ भी 9 बचा, क्योंकि 13 में से 4 गए 9 बचे। यहाँ 11 तो यहाँ भी दोस्तों 11 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग। क्वेश्चन नंबर 19, इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। देखो ये सवाल भी आता है एग्जाम में, ABCF, BCDG और CDEH और DEFI, अगला स्थान में कौन सा आएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। ऐसे ही सवाल अब आ रहे हैं। ठीक है, देखो ऐसे सवाल टाइम लेते हैं बेशक, मगर 2 नंबर हर हालत में देके जाते हैं। इसको कैसे करोगे आप? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, A दूसरे पर जाओ, B तीसरे पर जाओ, C, यानी कि आपको पहला अक्षर पकड़ना है, A B C और D, और यहाँ क्या आएगा E। ठीक है, अब दूसरा अक्षर पकड़ो। कौन सा अक्षर? दूसरा अक्षर B, इसका दूसरा C, इसका दूसरा D, इसका दूसरा E, और यहाँ का दूसरा क्या आएगा F। ठीक है, अब तीसरे को पकड़ लो। तीसरा है C, इसका D, इसका E, इसका F, इसका क्या आएगा दोस्तों? इसका आएगा FG। ठीक है, G। अब चौथा बचा चौथा FGHI और J। दोस्तों क्या बचा? देखो आपके सामने उत्तर जो है आ गया ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों ये बनता है EFGH, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। कितना हल्का सवाल है, 2 नंबर पक्के देके जाएगा। और लास्ट सवाल है, यदि 54 72 बराबर 9 30 42 बराबर 6, ठीक है, और 72 84 बराबर 6, तो 31 बराबर क्या होगा? 2 3 4 या 6? देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ये सिंपल सवाल नहीं है। और ऐसे ही सवाल अब आ रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम खराब करना है उनको, आयोग को। टाइम आप खर्च करोगे ज़्यादा एक सवाल में तो आप हड़बड़ाओगे। उसका मकसद ये है आपको फेल करना। आप दोस्तों स्पीड से काम करना है। देखो इसके कई तरीके होते हैं। देखो दोस्तों 54 और 72 में कितना अंतर है? 54 और 72 इसमें अंतर है आपका 54, यानी कि अगर 60 पहुंच जाए तो 6 और 60 प्लस 12 बराबर 18 का अंतर है। 18 यहाँ 9 है, यानी कि 18 दूनी 9 दूनी 18, यानी कि 18 का आधा कर दिया 9। ठीक है, 18 का आधा कर दिया, जितना यहाँ प्लस में है उसका आधा कर दिया बराबर 9। ठीक है, अब 30 प्लस 42 तो प्लस 12 बटे 2 बराबर 6। समझ रहे हो आप? 72 प्लस 84, यहाँ भी प्लस 12 हो गया, बटे 2 बराबर 6। अब क्या होगा? 31 और 37 कितना अंतर है? प्लस 6 का।
और 6/2 बराबर 3। कितना सिंपल सवाल है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको दोस्तों नया बैच ज्वाइन करना है नेट हिस्ट्री और स्टेट स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर का, तो हमारा नंबर है 8218345167 और दूसरा नंबर हमारा 8755475312 पर संपर्क कर सकते। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।